वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट डोम के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे ये हीट डोम क्या है, जिसके वजह से अमेरिका और कनाडा में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई सौ लोगों के मरने का अनुमान है। तो इस टॉपिक को हम वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम समय समय पर थोड़ा सा मैप का सहारा लें। यहाँ पर आप जो है कि नॉर्थ अमेरिका का जो मैप है इसको देखिए। यहाँ पर दो देश आपको प्रमुख रूप से दिखाए गए हैं, एक है कनाडा, दूसरा है यूएसए। जो कनाडा का क्षेत्र है आप इसको देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा यह तो उच्च अक्षांश में स्थित देश है। यहाँ पर टेम्परेचर कम होना चाहिए और टेम्परेचर सामान्य दिनों में यहाँ पर कम होता भी है। अर्थात यह जो है कनाडा जो देश है यह विश्व का दूसरा ठंडा देश माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, कई जगह टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और जिसके वजह से यहाँ पर लोगों की मौत हो रही। तो समझेंगे कि आखिर कनाडा की जो ज्योग्राफी है उसने कैसे हीट डोम में अपनी जो है कि भूमिका अदा की और कैसे इसके वजह से यह घटना हो रही। ठीक यही कंडीशन हमें यूएसए के संदर्भ में देखना है, इसलिए आगे फिर से हम मैप का सहारा लेंगे। पहले जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझ लीजिए। कनाडा और अमेरिका में गर्मी जो है कि अपना भीषण रूप दिखा रही है। कई स्थानों पर जो तापमान है वह 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वैंकूवर पुलिस के अनुसार वहां पर डेली सैकड़ों इमरजेंसी कॉल आ रहे हैं और जो इमरजेंसी कॉल हैं वह किस लिए आ रहे हैं कि वहां पर लोग सूचित कर रहे हैं कि कोई उनके बगल का खत्म हो चुका है और उसके पीछे का कारण गर्मी बताया जा रहा है। कई सौ लोगों की मृत्यु की भी सूचना है और इसी तरह से कनाडा की तरह ही संयुक्त राज्य अमेरिका में भी स्थिति इसी तरह भयावह होती जा रही है। यहां पर जो इमरजेंसी नंबर है 911, इस पर लगातार फोन आ रहे हैं। लोग जो है कि मदद मांग रहे हैं कि उनको गर्मी से बचाया जाए। कई लोगों की मृत्यु हो रही है। कनाडा में इससे पहले जो गर्मी इतनी ज्यादा पड़ी थी वह हुई थी 1937 में, लेकिन उसके बाद कभी भी इतनी गर्मी रिकॉर्ड नहीं की गई। अमेरिका और कनाडा की तरह जो कनाडा का जो पश्चिमी राज्य है यहां पर गर्मी ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही। तो समझेंगे आखिर जो पश्चिमी राज्य हैं वहीं पर क्यों ऐसा हो रहा है और इन सभी चीज़ों की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो हाइपरथर्मिया के शिकार हो रहे हैं। और हाइपरथर्मिया का मतलब क्या है कि अधिक गर्मी की वजह से होने वाली मृत्यु। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर इस समय इतनी ज़्यादा मौतें एक साथ देखी जा रही हैं जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई थी। और इससे बचने के लिए, अर्थात इस गर्मी से बचने के लिए लोग जो है कि एसी खरीद रहे हैं। होटल जहाँ जिसमें एसी अवेलेबल है वहाँ बुकिंग करा रहे हैं, लेकिन अब वो भी खाली नहीं है। और यह कंडीशन सिर्फ जो है कि कनाडा और जो है कि यूएसए में नहीं है, यूरोप के कई क्षेत्रों में भी गर्मी इसी तरह से भीषण रूप धारण कर रही। तो हम समझते हैं आखिर ये जो अमेरिका, कनाडा या यूरोप वाले क्षेत्रों में ये जो गर्मी है इसके पीछे कौन से प्रमुख कारण बताया जाए। पहला है हीट वेव। हीट वेव को आसान शब्दों में समझ लीजिए कि जैसे गर्म लू जो चलती है ऐसी गर्म हवाओं को चलने को ही हम हीट वेव बोलते हैं। तो पहला कारण है, आगे मैं समझाऊंगा यहाँ पे हीट वेव क्यों चल रही। दूसरा कारण बताया जा रहा है हीट डोम, जिसे हमें समझना है कि आखिर हीट डोम क्या है जिसकी वजह से यहाँ पे मृत्यु हो रही है। तीसरा जो कारण बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का संबंध ऊपर के दोनों जो कारण हैं उनसे भी है। और इसके अलावा जो यहाँ पर एक घटना घटित हुई है इसके पीछे अमेरिका का जो भूगोल है उसको भी कारण बताया जाए। तो थोड़ा सा अमेरिका का जो भूगोल है उसको फिर से जान लीजिए। अब देखिए जो अमेरिका का भूगोल इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। आप देखिए आपको पता चलेगा कि कनाडा के पश्चिम में देखेंगे तो आपको अलास्का वाला क्षेत्र दिखाई देगा। आपके पास जो भी एटलस है प्लीज उसको खोल लीजिए और इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। अब आने वाले समय में ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में यह टॉपिक हमेशा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो अलास्का का क्षेत्र है उसको देख लीजिए। आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कई पर्वत हैं जिसमें आपको अलास्का रेंज भी दिखाई दे। अब यहीं पर अलास्का से थोड़ा सा दक्षिण की ओर आइए तो कनाडा का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर आपको कोस्ट रेंज, हिंदी में जो है तटीय जो है कि पर्वत लिखा दिखाई देगा। और उसके थोड़ा सा और दक्षिण में आएंगे तो देखिए आपको रॉकीज माउंटेन लिखा दिखाई दे रहा है। रॉकी माउंटेन के जो है कि पश्चिम में आएंगे तो कई आपको यहाँ पर जो है कि वोल्केनो अर्थात ज्वालामुखी के पर्वत, कई भ्रंश वाले पर्वत और कई जो है कि अन्य पर्वत दिखाई देंगे। जो रॉकी माउंटेन है फोल्डेड माउंटेन है अर्थात वलित पर्वत है। हमने यहाँ तक यह समझ लिया कि ये जो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा का जो पश्चिमी भाग है ये क्या है, पर्वतीय भाग है, ऊंचा भाग है। अब थोड़ा सा इन पर्वतों से पूरब की ओर आइए
अर्थात रॉकी माउंटेन से पूरब की ओर आइए तो आपको एक घाटी नुमा क्षेत्र दिखाई देगा, समतल प्लेन क्षेत्र दिखाई देगा। और उसके पूरब में आएंगे अर्थात यूएसए और कनाडा का बिल्कुल पूरब में आप आएंगे तो आपको पता चलेगा जो तटीय क्षेत्र हैं, इन तटीय क्षेत्रों के पास में जो लगी हुई भूमि है ये उच्च भूमि है। यहां पर आपको अपलेशियन पर्वत दिखाई देगा, यहाँ पर जो है कि अन्य पठारी क्षेत्र दिखाई देंगे। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है कि ये जो पूर्वी भाग है यह क्या है, ऊंचा उठा हुआ है। तो कुल मिलाकर पूर्व और पश्चिम वाले भाग ऊंचे उठे हुए हैं और बीच में क्या है, घाटी नुमा एक क्षेत्र है। आइए इसको थोड़ा सा टेक्स्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यह देखिए जो उत्तरी अमेरिका पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वह 10 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक है। कुछ जगह आपको 4 डिग्री से लेकर 80 डिग्री देखने को मिलेगा। पश्चिम में जो है कि जो पर्वतीय प्रदेश हैं इसको पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जानते हैं। कार्डिलेरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इसके निर्माण में, पर्वतों के निर्माण में कई जगह मोरदार पर्वत हैं, कई जगह ज्वालामुखी पर्वत हैं, कई जगह भ्रंशोत पर्वत हैं। तो ऐसे पर्वतों को हम कार्डिलेरा कहते हैं। ये जो रॉकी है, रॉकीज को आप देख रहे हैं, यहाँ पर अलास्का पर्वत है, सीरा नेवादा है, कोस्ट रेंज है, कई पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। वहीं जो पूर्वी भाग है यहाँ पर लेब्राडोर पठार देखने को मिलेगा, अपलेशियन पठार देखने को मिलेगा जो कि ऊंचा है। और मध्यवर्ती जो भाग है वो क्या है, मैदान के रूप में है। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों ऊंचा भाग और बीच में क्या है, एक जो है कि जो समतल भाग है। और इसके जो है थोड़ा सा पूरब में देखेंगे तो आपको अटलांटिक महासागर दिखाई देगा। और इसी अटलांटिक महासागर में आपको पता है यूएसए और कनाडा के पूर्व से होकर एक गर्म जलधारा जाती है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। वहीं पश्चिम में जो है कि प्रशांत महासागर का विस्तार है। अब यह जो महाद्वीप है इसमें जो हवाएं चलती हैं, ये कौन सी हवाएं चल रही हैं इस समय, व्यापारिक पवन। फिर से देख लीजिए मैप को, नॉर्थ अटलांटिक मैप देखिए और जो है कि आप यूएसए और कनाडा को देख लीजिए। तो नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन वाला क्षेत्र देख रहे हैं, आपको पता है कि जब व्यापारिक हवाएं चलती हैं तो किधर से चलती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। और जब पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि सागर से होते हुए वह जो है कि स्थलीय भाग पर जाएं। अब जो वर्तमान कंडीशन है इन सभी चीजों को जोड़ते हुए मैं आपको समझाता हूं। हमने क्या कहा कि जो महाद्वीप के पूरब में क्या है, अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर का टेम्परेचर इस समय बढ़ा हुआ है क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं ये क्या है, इस महासागर पर इस समय लंबवत हैं। और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट के कारण जैसा कि हर साल होता आया है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ। अब टेम्परेचर जब यहाँ पर बढ़ा हुआ है तो इससे क्या हो रहा है, इस टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ से जो हवाएं हैं व्यापारिक पवनों की वजह से, और व्यापारिक पवनें किधर से चलती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। तो देखिए व्यापारिक पवनों की वजह से ये जो हवाएं हैं अटलांटिक महासागर की, ये कहां जा रही हैं, स्थल की ओर जा रही हैं। स्थल की ओर जब जा रही हैं तो उन्हें पश्चिम में एक ऊंचा भाग दिखाई दे रहा है। और ये जो ऊंचा भाग है ये क्या कर रहा है, हवाओं को रोक रहा है। अब इन हवाओं को पर्वत ने रोक लिया, इधर से सागरीय हवाएं अंदर आए। जब यह अंदर आ रही हैं तो देखिए जहां पर एरो का निशान बना हुआ है, यहां पर ये जो मध्यवर्ती भाग है, ये मध्यवर्ती भाग और यह जो रॉकीज का यह जो है कि पूर्वी भाग है, इसके बीच में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर इस वजह से ज्यादा है, आप समझिए जब अटलांटिक महासागर का टेम्परेचर इस समय बढ़ा हुआ है और बढ़े होने के कारण यहां पर जो है कि गर्मी ज्यादा है और यहां अटलांटिक महासागर से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं और ऊपर उठकर ये कहां जा रही हैं, स्थल की ओर जा रही हैं। तो यह तो स्थलीय भाग है और स्थलीय भाग की क्या विशेषता होती है, वो अधिक गर्म होता है। तो यहां पर पहले से ही क्या है, अधिक गर्मी है। अब अधिक गर्मी होने के कारण ये जो महासागर से पूरब से होते हुए पश्चिम की ओर ये जो हवाएं आई, जब यहां पर पहुंचती हैं, कहां पर, यह जो आपका रॉकीज पर्वत का पूर्वी भाग है, तो यहां पर पहले से टेम्परेचर ज्यादा है। अब इन जो सागरीय हवाएं यहां पर आई, उनका जो टेम्परेचर है इस स्थलीय टेम्परेचर की वजह से और बढ़ जाता है। मतलब जो सागर की हवा आ रही थी उसका टेम्परेचर था, उसमें पहले से नमी थी, लेकिन जैसे स्थल पर पहुंची टेम्परेचर और बढ़ गया। टेम्परेचर और बढ़ गया तो हवा क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होकर क्या करेगी, ऊपर उठेगी। लेकिन हवा ऊपर तो उठ रही है, लेकिन ऊपर उठकर वो दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा पा रही। कारण क्या है कि यहां पर यह जो क्षेत्र है जहां पर मैंने एरो का निशान बनाया है, इसके ऊपर वायुमंडल में एक हवा चल रही,
और वायुमंडल में जो हवा चल रही है उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम को इस रूप में समझिए, जैसे एक प्लेन उड़ता है, तो जो प्लेन उड़ता है वो क्या करे, एक जो है कि ठोस सरफेस है ना, ठीक इसी तरह से 12 से लेकर 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में हवाएं चलती हैं, और यह हवाएं 1-2 किलोमीटर नहीं, कई किलोमीटर जो है कि मोटी पट्टी में होती हैं, और इनकी जो चौड़ाई है वह कई किलोमीटर में होती है। तो इस तरह से ऊपर जो हवाएं चल रही हैं वो क्या करती हैं, एक ऐसे सरफेस का निर्माण करती हैं जिसको चीरकर हवा नहीं जा सकती। आसान शब्दों में समझिए कि मान लेते हैं आप अपने घर में क्या करते हैं, कुछ चीज जलाते हैं या वहां से कुछ धुआं निकलता है, लेकिन अगर ऊपर छत होगा तो क्या करेगा, धुआं उस छत से टकराकर फिर नीचे की ओर आएगा और कमरे में धुआं बढ़ता जाएगा। ठीक यहां पर भी यही कारण हो रहा है कि यहां पर हवाएं आई, गर्म हुई और गर्म होकर ऊपर उठी, लेकिन जेट स्ट्रीम है जो कि हवाओं को ऊपर उठने से रोक रहा है, और जेट स्ट्रीम से हवाएं टकराकर फिर से नीचे आ रही हैं। और यह जो रॉकी पर्वत का जो पूर्वी भाग है, यहां पर हवाएं वो उतर रही हैं, और उतर रही हैं तो इन हवाओं की विशेषता क्या है, इनमें गर्मी ज्यादा है, और ये जब गर्म हवाएं ऊपर से नीचे की ओर उतर रही हैं तो यहां पर टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है, और ज्यादा हो रहा है, और इसी की वजह से यहां पर गर्मी बढ़ी है। और यह जो पूरा सर्कल बना इसी को बोलते हैं हीट डोम। और आसान शब्दों में इसको देखिए इमेजरी। अब देखिए जैसा कि हमने कहा कि ओशन वाले एरिया से क्या हुआ, यहाँ पर हवाएं आई, हवाएं आकर देखिए ये जो पश्चिमी भाग है, इससे पहले ये पश्चिमी भाग के पास आकर ऊपर उठी, ऊपर उठकर फिर जो है कि चूंकि ऊपर क्या था, जेट स्ट्रीम था, हवाएं फिर से नीचे बैठ गईं, और देखिए यहाँ पर क्या बन गया, हाई प्रेशर, अर्थात यहाँ पर जो हवाएं हैं वो देखिए यहाँ पर फंस गई। फिर से देखिए यहाँ पर यह क्या हुआ कि हवाएं चारों तरफ से आई, फिर ऊपर उठी, ऊपर गई, और ऊपर देखिए क्या है, जेट स्ट्रीम है जहाँ पर एच लिखा हुआ है, और फिर से हवाएं नीचे सरफेस की ओर आ गई। तो यह पूरा एक जो गुंबद नुमा सर्कल बन रहा है, संरचना बन रहा है, इसी को हीट डोम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है कि ओमेगा ब्लॉक भी बोला जा रहा है, और ओमेगा ब्लॉक का मतलब ये हीट डोम से ही है, अर्थात गुंबद नुमा संरचना। देखिए यहाँ पर चारों तरफ ऊपर ऊपर जेट स्ट्रीम है, उसके बीच में हवाएं ऊपर उठ रही हैं, फिर से लौट कर नीचे आ रही हैं। तो यही कारण है कि जो अमेरिका और कनाडा का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो रॉकीज पर्वत के पास वाला क्षेत्र है, वहां पर ये हवाएं फंस चुकी हैं, गर्म हवाएं हैं, और ये हवाएं निकल नहीं पा रही हैं, इसी के कारण वहां पर क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है। अब इसी चीज को जो है कि क्या है, हम समझते हैं। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अटलांटिक महासागर से हवाएं ऊपर जो हवाएं जो कि गर्म होकर ऊपर बढ़ी, और ऊपर होकर कहाँ पहुंची, स्थलीय भाग पर पहुंची। स्थलीय भाग पर जब पहुंची तो वहां पर क्या हुआ, वो गर्म होकर ऊपर उठी, और गर्म होकर ऊपर उठकर फिर से टकराकर नीचे की ओर आई, क्योंकि जेट स्ट्रीम जो था उसने ऊपर उठने नहीं दिया, और पुनः जब सतह की ओर आई तो इसके वजह से इन हवाओं का तापमान पहले से ज्यादा था, जो फिर से अब क्या हुआ, सतह की ओर आके और गर्म हो चुकी, और इस तरह से यह जो गुंबद नुमा संरचना बनी है, इसी को हम हीट डोम कहते हैं। यह जो हीट डोम है, 10 साल में ऐसी घटना एक बार कई स्थान पर घटित होती है, इसलिए इसको यह नहीं कह सकते कि आने वाले समय में भी यूएसए और कनाडा में ऐसी घटनाएं होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि ये जो हीट डोम की कंडीशन है, यह कहीं पर क्रिएट हो सकती है। अब इसी से जुड़ा हुआ हीट वेव। अब हमने कहा कि यह हीट डोम तो बन गया जहां पर बनना था, लेकिन कई जगह ऐसा भी तो होगा कि स्थल से क्या होगा, सॉरी सागर से क्या होगा, हवाएं आएंगे और स्थल के संपर्क में आकर और क्या होंगे, गर्म होंगे। लेकिन ये हीट डोम यहां पर नहीं बनेगा, हवाएं सतह के समानांतर अर्थात स्थल के समानांतर गति करेंगे। स्थल के समानांतर जब गति करेंगे तो स्थल का जो टेम्परेचर है उसको अवशोषित करेंगे, तो इसी तरह से क्या होता है, लू की उत्पत्ति होती है, और जो गर्म हवाएं चलती हैं इसी को बोलते हैं हम हीट वेव। तो जहां पर हवाएं हीट डोम का कारण नहीं बन पा रही हैं, सतह के समानांतर चल रही हैं, जैसा कि आपने लू को देखा होगा, ऐसी हवाओं को बोला जा रहा है हीट वेव। और इसमें इस हीट वेव में भी क्या है, टेम्परेचर है, गर्मी है, और इसी की वजह से लोगों को हीट स्ट्रोक की घटना हो रही है और इससे मृत्यु हो रही है। इससे हमें यह समझ में आया कि हीट वेव और हीट डोम जो है कि इन दोनों का जो संबंध है वह प्रत्यक्षतः देखा जाए तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से दिखता है। इसी वजह से दिखता है क्योंकि अगर जो है कि पूरे एरिया का टेम्परेचर इतना ना बढ़ा होता तो यह कंडीशन ना आती। अब इसका प्रभाव क्या हो रहा है कि जनधन की हानि हो रही है, व्यापार पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, वहाँ का जो पूरा पर्यावरण पारिस्थितिकी है वह अब परिवर्तित कर रहा है, अपने आप को सर्वाइव करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ की जो वेजिटेशन है, जो एनिमल्स
उस पर निगेटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है और सर्वाधिक जो प्रभाव देखा जा रहा है, जो मृत्यु दर देखी जा रही है, वह निम्न आय वाले लोगों पर देखी जा रही है। तो इस तरह से जो हीट डोम है यहाँ के लोगों की मृत्यु का कारण बना है। आई होप आप संक्षेप में इसको समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।